नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जो कि हमारे ग्रुप के द्वारा आपकी पढ़ाई के प्रति कैसे आपका इंटरेस्ट बने, कैसे आप हिस्ट्री को समझें और बाकी जो आगे आने वाले वीडियो हैं वो हमारे अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। जैसे हमारे साथी जो है शोभेश सर, उनके द्वारा रीजनिंग के लगातार वीडियो बनाया जा रहा है हमारे द्वारा हिस्ट्री की। तो इसके पहले सबसे पहला जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास एक विषय के रूप में कैसे आया, कहाँ से इसकी शुरुआत थी, कौन इसके जनक है। उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय इतिहास के परिचय को। तो भारतीय इतिहास का जो परिचय है, इंसिडेंट जो आपका प्राचीन भारतीय एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को कैसे पढ़ें, कैसे उसे समझा जाए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने इसके पूर्व जो मेरे दो वीडियो आए पाषाण काल, तो पाषाण काल को हमने दो पार्ट में समझाया। एक पार्ट में हमने पाषाण काल की बेसिक इंफॉर्मेशन समझी थी और दूसरे काल में जो विशेष स्थल और स्थलों से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों के बारे में हम समझेंगे। उसी क्रम में आगे का एक ये नया अध्याय हिस्ट्री में ताम्र पाषाण काल, जिसे आज हम समझेंगे। और इसकी जो भी ताम्र पाषाण युग की जो संस्कृतियां हैं उसकी संस्कृति के बारे में और बेसिक नॉलेज के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आए और समझने के साथ साथ इस टॉपिक पे आप अपनी कमेंट और पकड़ बना सकें और इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सकें। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पीसीएस लेवल के हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी, बैंक, और आपके जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एमए के हो चाहे बीए के हो, तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है, वो भी इसे देख सकते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि मैंने लिखा है आपका ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल से आप समझ सकते हैं, सबसे पहले तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आपको मतलब पता होना चाहिए या उसका अर्थ और पर्पज पता होना चाहिए। तो ताम्र पाषाण कहने का मतलब हमारा यह है कि जब मानव ने तांबे के साथ पत्थर का यूज एक साथ किया, जो पत्थर के औजार थे, पत्थरों के औजार पर तांबे का प्रयोग किया, तांबे की धातुओं का प्रयोग किया, या ऐसा कह सकते हैं कि जब मानव द्वारा तांबे धातु का प्रयोग और पत्थर का साथ साथ किया गया तो उसे हम ताम्र पाषाण काल कह सकते हैं। अब तांबे और पत्थर का प्रयोग यहाँ आप देख सकते हैं कि तांबे और पत्थर का प्रयोग एक साथ किया गया है। इसे कैलकुलेटिक एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस इंग्लिश में अगर हम देखें तो कैलको मींस आपका जो होता है तांबा और लिथ यानी पत्थर, तो पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग हुआ तो कैलकुलेटिक एज इसे कहा जाता है। उसके बाद हम आज इसे थोड़ा मैप के द्वारा समझेंगे दोस्तों, और कहाँ इसकी जो संस्कृति विकसित हुई, कहाँ इसकी बस्तियां हमें देखने को मिली है, उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ मैप में आपको जो दिखाई दे रहा है राजस्थान। तो राजस्थान में इसकी जो संस्कृति विकसित हुई है वो संस्कृति आपकी आहार और गिलोग संस्कृति, ये राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई थी। उसके बाद हम एमपी में देखते हैं तो एमपी में आपका मालवा क्षेत्र और कायथा एरड़, और एरड़ को हम आगे पढ़ते हैं कि भानुगुप्त का जो एक शिलालेख होता है वो हमें एरड़ से मिलता है, ये एमपी में है आपके। तो यहाँ एमपी में जो तीन संस्कृतियां विकसित हुई हैं, मालवा, कायथा और एरड़, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में प्रभास संस्कृति का विकास होता है। प्रभास संस्कृति यहाँ हम देख सकते हैं कि जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है, समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो गुजरात में ये संस्कृति विकसित हुई है, प्रभास संस्कृति, तो ये गुजरात में विकसित हुई है। उसके बाद हम मद्रास में देखते हैं यहाँ दोस्तों, तो मद्रास में आप देख सकते हैं कि दायमाबाद सबसे बड़ी बस्ती। तो अगर हम इसमें मद्रास में देखते हैं तो मद्रास में जो हमारी जौरवे संस्कृति है, मद्रास में जौरवे संस्कृति में सबसे बड़ी मात्रा में हमें जौरवे संस्कृति में यहाँ ताम्र पाषाण काल की बस्ती देखने को मिलती है।
इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ महाराष्ट्र के बाद जो आपका मद्रास है, यहाँ क्षमा चाहूंगा मैं दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र है। ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और यहाँ आप देख सकते हैं मद्रास। तो मद्रास में आपने देखा है कि इसके पूर्व जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो इसके पूर्व भी जो अपन पाषाण काल जब पढ़ रहे थे, तो पाषाण काल में महाराष्ट्र के अतिरम्बक्कम से काफी साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आगे ये जो संस्कृतियां हैं, एक क्षेत्र में 2 या 3 संस्कृतियों का कैसे विकास हुआ, क्या उनके कारण थे, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है या जो काल है, तो उस टाइम पीरियड को भी हम यहाँ आसानी से समझेंगे। तो मैंने यहाँ इन्हें एक चार्ट के फॉर्म में या चार्ट के रूप में यहाँ सजाया है कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो और कोई परेशानी ना हो, आप इसे आसानी से याद कर सकें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि कायथा संस्कृति, तो राजस्थान में हम देखते हैं, तो राजस्थान में हमें 3 संस्कृति देखने को मिलती है। एक आहार संस्कृति देखने को मिलती है, एक गिलोंद संस्कृति देखने को मिलती है, और एक कायथा संस्कृति देखने को मिलती है, जिनकी चर्चा मैं आगे के जो मेरा अगला आने वाला वीडियो है उस वीडियो में मैं करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो आपका 2000 से 1800 ईसा पूर्व। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं कि कायथा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 1800 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और ये जो आपकी संस्कृति विकसित हुई थी, ये चंबल नदी घाटी के क्षेत्र में संस्कृति विकसित हुई थी। दूसरा हम आगे देखते हैं दूसरी संस्कृति में, ये भी आपके राजस्थान के मालवा क्षेत्र में, क्षमा चाहूंगा मैं दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश के जो आपका नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में विकसित होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपकी मालवा संस्कृति है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं आहार संस्कृति, तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, ये आपके राजस्थान से संबंधित है, या राजस्थान में ये संस्कृतियां विकसित होती हैं। तो जो आपकी आहार संस्कृति है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड 2100 से 1500 ईसा पूर्व राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में माना जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ जो प्रभास संस्कृति है, तो प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है। इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो गुजरात का तटीय क्षेत्र था, गुजरात के तटीय क्षेत्र से हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम आगे बात करते हैं ये आपका रंगपुर। तो आगे बात अगर हम रंगपुर की करें, तो रंगपुर भी ये आपका ये गुजरात का तटीय क्षेत्र है। तो यह 1700 से 1400 ईसा पूर्व तक, 1700 से 1400 ईसा पूर्व में ये जो संस्कृति है, संस्कृति हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं सवाल्ला। तो सवाल्ला संस्कृति के बारे में हम जाने, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व हमें महाराष्ट्र के धुलिया, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है धुलिया, तो धुलिया नामक स्थान पर हमें इसकी जानकारी या इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जौरवे संस्कृति। तो जौरवे संस्कृति के बारे में हम बात करें तो जौरवे संस्कृति है, ये इंपोर्टेंट संस्कृति है। तो इसके जो हमें जौरवे संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक महाराष्ट्र के दायमाबाद और व इनाम गांव, महाराष्ट्र के 2 यहाँ क्षेत्र हमें याद रखने हैं, या 2 शहर हमें याद रखने हैं, एक दायमाबाद दूसरा इनाम गांव। तो दायमाबाद और इनाम गांव 2 ऐसे स्थल हैं जौरवे संस्कृति के जहां से हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसको एक बार हम फिर से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो सब यहाँ हम देखते हैं राजस्थान में आप देखते हैं कायथा संस्कृति,
उसके बाद आहार संस्कृति देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं आप मालवा संस्कृति, एरड़ संस्कृति, जो मैंने आपको यहाँ बताया है मैप में, मालवा और एरड़ संस्कृति। उसके बाद हम उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ कि फिर आता है आपका आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति, फिर उसके बाद आता है प्रवास संस्कृति। आहार संस्कृति राजस्थान में है, या आपकी प्रवास संस्कृति गुजरात में है। फिर आपकी रंगपुर संस्कृति है, रंगपुर संस्कृति भी आपकी गुजरात में है। फिर सवालदा संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में है। फिर आपकी जौरवे संस्कृति, तो जौरवे संस्कृति भी आपकी महाराष्ट्र में है। उसी कार्यक्रम में मैं आपको यहाँ समय अवधि भी देखते हैं। तो पहले आप चार्ट को इस टाइप से पढ़े, पहले आप सीधे संस्कृति के बारे में पढ़े, फिर टाइम पीरियड के बारे में पढ़े, फिर इसके क्षेत्र के बारे में इसको याद रखें। फिर यहाँ हम 2000 से 1800 ईसा पूर्व देखते हैं कि कालथा संस्कृति। फिर 1700 से हम 1200 ईसा पूर्व देखते हैं मालवा संस्कृति। 2100 से 1500 ईसा पूर्व देखते हैं हम आहार संस्कृति। फिर प्रवास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व देखते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1700 से 1400 ईसा पूर्व रंगपुर। फिर उसके बाद सवालदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व। फिर देखते हैं हम जौरवे संस्कृति। तो जौरवे जो संस्कृति है वो आपकी 1400 से 700 ईसा पूर्व तक इसका जो समय या इसकी समय अवधि है वो मानी जाती है। तो यहाँ हमने दोस्तों देखा है कि आसानी से जो भी हमारी संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के हमने नाम देखे हैं। उसके बाद हमने इसकी समय अवधि देखी है। उसके बाद हमने क्षेत्र देखा है। तो सबसे यहाँ कायथा को देखते हैं चंबल नदी, फिर मालवा को देखते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र, आहार को देखते हैं राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र, प्रभास को देखते हैं गुजरात का तटीय क्षेत्र, फिर रंगपुर को देखते हैं गुजरात का तटीय क्षेत्र, फिर सवालदा को देखते हैं महाराष्ट्र का धुलिया, फिर उसके बाद हम जौरवे को देखते हैं यहाँ दायराबाद और इनाम गांव। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने यहाँ समझा है कि कैसे हम इस टॉपिक की जो हमारा ये ताम्रपाषाणकालीन टॉपिक है, ताम्रपाषाणकालीन टॉपिक में हम अपनी एक बेसिक अच्छी पकड़ बना सके और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो इसको हमने यहाँ समझा है। अब आप चाहें तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको और इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो अगला वीडियो आएगा, उसके बारे में इन संस्कृतियों की क्या विशेषताएं थी और उन विशेषताओं में किन क्षेत्रों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ दोस्तों मैं आगे इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ ताकि हमारे इस टॉपिक के प्रति और अच्छे से समझ बने। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ जो हमने लिखा है ताम्रपाषाण काल, तो यहाँ इसे कैलकुलेटिक एज भी कहा जाता है। कैलकुलेटिक ये क्योंकि कैलको और लेथिक ये दो शब्दों से मिलके एक शब्द बना है। कैलको का मतलब होता है जो आपका पत्थर या कैलको का मतलब होता है आपका तांबा और लेथिक का मतलब होता है आपका पाषाण। तो ताम और पाषाण, जब ताम और पाषाण दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया एक ही टाइम में, या सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा धातु यूज में लाई गई थी तो वो भी आपकी तांबा थी। तांबे की पहली कुल्हाड़ी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने देखा है कि जो कैलकुलेट है तो इसे कैलकुलेट भी कहा जाता है। दूसरी बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैंने पहले आपको जो मैप के द्वारा बताया था कि जो आपका एमपी है या मध्य प्रदेश है या राजस्थान है या महाराष्ट्र, तो यहाँ से आपको 3 स्थानों के प्रमुख नाम हमें याद रखने हैं जिन्हें हमें ज्यादा इंपोर्टेंट जो साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं वो 3 ही क्षेत्र से हमें ज्यादा मिले हैं। एक तो आपका राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश और तीसरा आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ दोस्तोmal हमने एक और यहाँ पॉइंट आपको नोट कराया है कि एक साथ एक ही क्षेत्र में एक से अधिक संस्कृतियों का विकास। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे आपने मैप वाइज यहाँ देखा है
कि यहाँ जो आपकी राजस्थान में कायथा संस्कृति है, फिर उसके बाद आहार संस्कृति। तो आखिर ये एक साथ, पहले तो राजस्थान कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग हिस्से में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ है। उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश को याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो एरण है तो वो सागर से रिलेटेड है। उसके बाद आप नर्मदा घाटी देखते हैं, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ है। अब दोस्तों मैं जो आपकी जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा ऐसा माना गया है कि जब एक क्षेत्र में एक से अधिक संस्कृति का विकास हो रहा था या विकास हुआ, तो उसके पहले जो संस्कृति वहां विकसित हो रही थी, धीरे धीरे उस संस्कृति का ह्रास होने लगा और वो संस्कृति अपने समाप्ति की ओर पहुंच गई। जब वह संस्कृति अपने समाप्ति की ओर पहुंची या उस संस्कृति का पतन हुआ, फिर उसके बाद उसके आसपास या उसके एक क्षेत्र में दूसरी संस्कृति का विकास होता है। जब दूसरी संस्कृति का ह्रास या पतन हो जाता है, तो उसके बाद फिर हमें तीसरी संस्कृति देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार मैंने दोस्तों यहाँ भी जो आपने डेट लिखी है, तो यहाँ डेट भी आप अलग अलग देख सकते हैं कि डेट बाय डेट टाइम पीरियड में कहीं कहीं थोड़ी मात्रा में आपको एक क्षेत्र में एक दो संस्कृतियां अलग अलग क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो संस्कृतियां, मतलब कि जब हमारी पहली संस्कृति का पतन हो जाता है या पहली संस्कृति समाप्त हो जाती है, तो हमें दूसरी संस्कृति देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जब दूसरी संस्कृति का ह्रास या पतन हो जाता है, तो उसके आगे की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो इसका रीजन यही है कि एक क्षेत्र में दो या तीन संस्कृतियां हमें देखने को मिली है। उसका रीजन यही है कि एक क्षेत्र में जब उस किसी विशेष संस्कृति का पतन या ह्रास हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरी संस्कृति का प्रारंभ या शुरुआत होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एक साथ हमने कई संस्कृतियों को विकास को समझा है कि क्यों। अब इसके बाद हम देखते हैं पत्थर और तांबे से बनी वस्तुओं का प्रयोग। तो यह जो विकास हुआ है, तो आपने पाषाण काल में मैंने आपको बताया था, या पाषाण काल जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि मानव ने बड़ी भारी मात्रा में जो पत्थर है, पत्थरों के टूल्स और औजारों का यह निर्माण किया था, या पत्थर के टूल्स या औजार मानव के द्वारा विकसित किए गए थे, जिनका वह यूज करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो आपका ताम्रपाषाण काल है, तो ताम्रपाषाण काल में तांबे से बनी वस्तुओं के साथ साथ उन जो आपके पत्थर के औजार थे, उन पत्थरों औजार को और धारदार और नुकीला बनाने के लिए मनुष्य के द्वारा उन पर जो आपका तांबा है, तांबा का प्रयोग किया गया या तांबे का यूज किया गया, तांबे की परत चढ़ाई गई ताकि हथियार और मजबूत और धारदार हो जाए। तो एक साथ मानव ने जहां तांबे और पत्थर का उपयोग किया है, तो उसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति कहेंगे। उसके बाद हम आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमें जो कृषि है, तो यहाँ हमें कृषि या खेती के साक्ष्य, तो यहां हमें दोस्तों कृषि या खेती के साक्ष्य देखने को मिलती है। दूसरी बात हम यहां करें तो अब कृषि में कौन कौन सी फसलें हमें देखने को मिलती हैं, तो यहां हमें गेहूं, जौ के बाद मटर, सरसों, तो मटर, सरसों आदि फसलें हमें यहां देखने को मिलती हैं। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, तो यहां हमें स्थायी बस्तियां देखने को मिली है, जहां मानव स्थायी रूप से निवास करने लगा था, तो वो भी हमें यहाँ देखने को मिला है। फिर हम देखते हैं यहाँ कि हमें कहीं कहीं कुछ मात्रा में यहाँ पक्की ईंटों के साक्ष्य देखने को भी मिलेंगे। तो दोस्तों हम बात करें कि ये जो आपकी सभ्यता थी ताम्रपाषाण कालीन युग की, तो ये आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन कहीं कहीं हमें
पकी ईंटों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। जो पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यह ज्यादा मात्रा में या ज्यादा साक्ष्य हमें पक्की ईंटों के देखने को नहीं मिले हैं, और ना ही पक्की ईंटों के हमें यहाँ कोई मकान देखने को मिले हैं। यह जो मानव था वो कच्ची ईंटों के मकान बनाकर ही उसमें रहता था, और कहीं कहीं हमें पत्थरों से बने मकान या पत्थरों से बनी बस्तियां देखने को भी हमें यहाँ मिली है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह जो मैंने आपको ताम्रपाषाण कालीन जो आपका एक टॉपिक है, ताम्रपाषाण कालीन टॉपिक को आप कैसे समझें, कैसे इसके प्रति आपकी जो कमेंट है, तो कैसे इसके प्रति कमेंट बने, आपकी इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बने, और एग्जाम पर्पस से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संस्कृतियां भी आपसे पूछी जाती हैं कि इस संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है या किस समय इस संस्कृति का विकास हुआ था, तो वो भी मैंने आपको एक चार्ट वाइज बताया है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी आपको कंटेंट्स में बताऊं या जो भी टॉपिक बताऊं, तो उसे आप आसानी से अच्छे से समझ सको, ताकि उस टॉपिक और सब्जेक्ट के प्रति आपकी रुचि बन सके और सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड बन सके। इसी के साथ दोस्तों मेरा जो अगला वीडियो आएगा तो वो ताम्रपाषाण कालीन का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ताम्रपाषाण कालीन टाइम जो पीरियड है, इस टाइम पीरियड में किस क्षेत्र से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्किप ना करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। आप चाहें तो इसे पेन डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।